So hello, hi and welcome to the channel. So we've come up with the next video which is about an article. हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एंड उसमें सब कुछ देखेंगे फैक्ट्स डेटा जो कि आपकी आंसर राइटिंग अगर आप करते हो तो उसमें हेल्पफुल होगा काफ़ी एंड इवेंचुअली हमें समझने में भी कि अभी करंट सिनेरियो क्या है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वो कैसे डील कर रही है, क्या सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्या इशू है इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी के साथ साथ क्या हेडविंड्स भी हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉपुलेशन में जो इतना यूथ है वो सच में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, या डेमोग्राफिक कर्स है जो इस वीडियो में देखेंगे फैक्ट्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। बट आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकैब है जो इस आर्टिकल में दी हुई है, जो कि ऑफकोर्स अगेन अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, इन वर्ड्स का यूज़ करते हो तो दैट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आंसर राइटिंग। फिर अपन सीधे मुद्दे पर चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वोकैब इज हेडविंड। हेडविंड क्या होता है? अ विंड blowing in the opposite direction to the one you're moving in. Simply, suppose if you're moving in this direction and headwind इस direction में होगी, मीन्स आपके opposite direction में। अब इस आर्टिकल में कैसे यूज़ हुआ है? इस आर्टिकल में यूज़ हुआ है कि हमारी इकॉनमी जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है उसमें कुछ हेडविंड्स हैं, मीन्स उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। ऑब्स्टेकल्स तो पता होगा, ऑब्स्टेकल मीन्स कुछ परेशानियां हैं जो कि इकॉनमी को पीछे ला सकती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी अ हेडविंड टू इंडियाज़ ग्रोथ, ठीक है। सेकंड वर्ड इज अ डबल एज्ड सॉर्ड, जिसको बोलते हैं हिंदी में दो धारी तलवार। तो अ सिचुएशन और अ कोर्स ऑफ एक्शन हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, मीन्स एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो वाली बात। तो इसमें कैसे यूज़ हुई है? जो यूथ है मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उसको लेके ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है कि ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है हमारी सबसे ज़्यादा, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर इसकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाया गया। तो अगर नहीं ले जाया गया तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और यूज़ करूँ मैं रादर, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, ग्रेट, बहुत बड़ा, इनॉर्मस, कोलोजल। अग्रेरियन मीन्स होता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं। डिसकंसर्टिंग, डिसकंसर्टिंग मीन्स होता है मेकिंग समवन फील अनकम्फर्टेबल एंड वरिड, किसी को अनकम्फर्टेबल फील करवाना, वरिड फील करवाना, चिंतित फील करवाना। जैसे कि इस आर्टिकल में बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा इतने ख़राब हैं जिनसे हम डिसकंसर्टिंग हो जाएंगे, जिनको देख के हमें ऐसा लगेगा कि क्या प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। एक सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायरेशन। एस्पायरेशन अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ विल, स्ट्रॉन्ग विल, इच्छा शक्ति, ग्रेट, ग्रेट इन ब्रॉड मैनर। सीरिंगली होता है एक्सट्रीमली। बस ये वो कैप थी। अभी चलते हैं अपने आर्टिकल पे। तो ये आर्टिकल है, कम दिख रहा है, थोड़ा जूम करके देख लेना, सही दिखेगा। इसको अपने डिस्कस करेंगे अभी। क्लैश ऑफ एस्पायरेशंस। इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड कुड हर्ट इफ इट्स यूथ कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन जॉब्स एंड दैट मीट देयर एम्बिशंस। सी, जॉब में एम्प्लॉय तो करना ही है, बट ऐसी जॉब्स में जो उनका एम्बिशन है जाने का, कि हाँ हम इतने स्किल हैं तो हमें ये जॉब मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जॉब, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो एंड कहीं एलडीसी में लग जाओ, वैसी वाली जॉब नहीं।
ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर। तो इसमें पता है कि अभी कुछ लास्ट डेकेड्स में अपनी इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, जितनी कि अपने इंडिपेंडेंस के 4 दशकों के बाद भी नहीं हुई थी उतनी लास्ट कुछ डेकेड्स में। अभी इंडिया की जो ग्रोथ ने इंडियन की पोजीशन इतनी हाई कर दी है कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, कनाडा, सारा यूरोप वगैरह हो गए, वो सोच रहे हैं कि एशिया में हम इकलौते हैं, मीन्स इंडिया इकलौती है जो चाइना को काउंटर वेट कर सकती है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉपुलेशन वाइज तो हम कर ही रहे हैं। तो मतलब होप बहुत ज़्यादा हो गई है पूरे वर्ल्ड को हमसे, हमारी कंट्री से। बट यहाँ पे एक इशू है, एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जो सोच रहे हैं लास्ट अगले 3 डेकेड्स में हम वर्ल्ड इकॉनमी के की ड्राइवर बन जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है हेडविंड्स के चलते? ये जो हमारा एम्बिशन है उसमें कुछ ऑफ कोर्स हेडविंड्स हैं। सबसे बड़ा इशू इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की। सो इंडिया की पॉपुलेशन ना बहुत यूथ है, बहुत यंग है, सॉरी यूथ नहीं, बहुत यंग है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है। डेटा वगैरह डेटा वाइज देखें तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है 16 से 64 साल के बीच में। अभी यूएनएफपीए का डेटा आया है, यूनाइटेड नेशन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ का डेटा अभी रिलीज़ हुआ है 2-3 दिन पहले, कि हमारी जो पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन है, वो अप्रॉक्स 144.2 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। एंड जिसमें 0 से 14 साल के बच्चों की पॉपुलेशन है 24%। एंड जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 से 64 साल के बीच के, उनकी है 68%, which is a boon for us, but let's see. and 65 and प्लस की पॉपुलेशन है 7 to 8% ओनली। तो ऐसे हमारा जो इंडिया है बहुत यंग है। एंड इवन हमारी मीडियन एज वो है 28 ईयर्स। मीडियन एज मीन्स जितने लोग 16 से 28 के बीच में हैं उतने ही लोग 28 से 64 के बीच में हैं। मीन्स हम बहुत यंग है, इंडिया बहुत यंग है। अगर अपन डिपेंडेंसी रेशो देखें, एक सेकेंड क्लियर कर लो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है? डिपेंडेंट पीपल जो कि 16 से कम है, मीन्स वो अभी बच्चे हैं, प्लस जो बूढ़े हैं मीन्स 65 एंड प्लस एज के हैं, डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 से 64 साल के बीच के, वो होता है अपना डिपेंडेंसी रेशो। तो अगर मैं डिपेंडेंसी रेशो बोलूँ तो डिपेंडेंसी रेशो है अपना 40 डिपेंडेंट्स अपॉन 100 वर्कर्स, विच इज़ गुड। मतलब एवरी 100 वर्कर्स पे केवल 40 डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। और अभी ये भी एंटिसिपेटेड है कि एवरी ईयर 10 मिलियन नए वर्कर्स ऐड होंगे कुछ दशकों तक आगे, जो कि इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को शो करता है। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफी मीन्स
डेमो, अगर मैं डेमो लूँ केवल, डेमो मीन्स होता है पॉपुलेशन, एंड डिविडेंड मीन्स क्या होता है, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट, और मैं बोल दूँ बेनिफिट। बेनिफिट जैसे हमारी कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, मीन्स जितनी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, अगर वो वर्क करती है तो हमारा इंडिया ग्रो करेगा, अगर वो वर्क करती है तो इस बेसिस पे जो राइटर हैं उन्होंने यूज़ किया है, इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो एक डबल एज्ड सॉर्ड है। मीन्स एक तरफ तो वो बताती है कि हमारे पास यंग वर्कर्स हैं, मीन्स ग्रोथ होगी, वर्कर्स काम करेंगे, ह्यूमन नए नए आइडियाज़ होंगे, इनोवेशंस होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, इससे मीन्स हमारी ग्रोथ होगी इंडिया की। बट दूसरी तरफ एक चैलेंज है कि इन वर्कर्स को जॉब देना, प्रोडक्टिव जॉब्स में लगाना, जो लेबर मार्केट है उसकी डिमांड्स जो हैं उनको वर्कर्स की स्किल्स से मैच करवाना, मीन्स स्किल्स डेवलप करना, ये सारी हमारी जो है वो डिमांड्स हैं इंडियन इकोनॉमी की फ़िलहाल अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। बट हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अभी अपने इंडिया में प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सी, पहले हमारी इकोनॉमी होती थी अग्रेरियन, एग्रीकल्चरल, बट अभी अपन शिफ्ट हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स की तरफ, ठीक है, जो कि उसके हिसाब से स्किल्स भी चेंज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स एंड सर्विसेज सेक्टर्स स्किल्स। एंड सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर है वो अर्बन सेंटर्ड है, जैसे कोई इंडस्ट्री है वो गांव में नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन की, बिजली है, पानी है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह है, वो सारे शहरी हैं, शहर में ही वो कंप्लीट हो सकती हैं। बट जो कुछ वर्कर्स हैं, कुछ लेबर फोर्स मैं कहूँ तो उनको दिक्कत क्या होगी, शहर जाना होता है उनको, जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली कॉस्टली है। अब वर्कर्स का इसमें काम करने के लिए स्किल्ड ना होना, शहर ना जाना, ये बहुत सेटबैक हो सकता है इकोनॉमी के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और अभी कुछ डेटा देखें तो CMIE के अकॉर्डिंग, CMI मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 8%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8% लास्ट 30 डेज़ के बेसिस पे, मीन्स लास्ट 30 डेज़ में कितने लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, कितने अनएम्प्लॉय हैं, उसके बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8%। एंड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि जो ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29%। एंड जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 18%। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन वालों की 18% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और CMI ने ये भी एस्टिमेट किया है कि जो 20 से 24 साल के बीच के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 44%। मीन्स अगर 20 से 24 साल के 100 यंगस्टर्स हैं तो उसमें केवल कितने हो गए, 56 ये एम्प्लॉयड हैं, 44 अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्वेश्चन ये होता है, अभी क्वेश्चन क्या है कि हम जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे, जितने लोग हैं, जितनी वर्किंग फोर्स नहीं, लेबर फोर्स है, जितनी लेबर फोर्स है उतने ही अपन जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे।
तो साफ सी बात है, जितनी इंडिया की लेबर फोर्स है 68%, नॉट 68%, वो तो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उससे चलो कम ही होगी। तो जितनी लेबर फोर्स है उतनी अपन जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे? तो साफ सी बात है, गवर्नमेंट तो इतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते जितने इंडिया में लेबर फोर्स है। उसको किसी की हेल्प चाहिए, जो कि इंडियन लेबर मार्केट। अब इंडियन लेबर मार्केट इतनी जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा? तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अपनी जो फर्म्स है इंडिया में उनकी स्मॉलनेस। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फर्म्स की स्मॉलनेस। फर्म्स की स्मॉलनेस इंडिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू। फर्म्स की स्मॉलनेस क्यों है? क्योंकि एक तो वो खुद ही ग्रो नहीं करना चाह रहे, उनकी एस्पायरेशन नहीं ग्रो करने की। जहाँ पे है वही ठीक है, कितना आ रहा है, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, अपना काम चल रहा है, वो ठीक है। मतलब काफ़ी एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज, बट अपन जनरल बात कर रहे हैं। इन्होंने इस आर्टिकल में जनरल बात करी है कि देयर आर मैनी फर्म्स दैट आर नॉट विलिंग टू ग्रो। उनकी एस्पायरेशन नहीं है, उनकी स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, बहुत लिमिटेड है। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, खुद के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, और एक जो टैक्सेशन रेगुलेटरी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनकी वजह से भी हो सकता है वो ग्रो नहीं करना चाह रहे। जहाँ पे वो वहाँ पे ठीक है। इतनी हालत ख़राब है कि इवन अपन जो फर्म्स हैं वो बांग्लादेश, चाइना जैसी, मैक्सिको जैसी इमर्जिंग वेस्ट तो छोड़ दो, वेस्ट कंट्रीज़ तो छोड़ दो, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनसे भी कॉम्पीट करने की उनमें विल नहीं है। वो उनसे भी कॉम्पीट नहीं करना चाह रहे, खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एंड सेकंड प्रॉब्लम इज़, हाँ, तो अगर स्मॉलनेस होगी, लेस प्रोडक्टिविटी होगी, ऑफ कोर्स स्मॉलनेस है तो लेस प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, ग्रो स्लो कर रहे हैं वो। अब लेस प्रोडक्टिविटी है तो एम्प्लॉय भी कम हायर होंगे, तो वो जॉब्स भी कम क्रिएट होंगी, ऑफ कोर्स। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? स्किल डेफिसिट इन इंडिया इन वर्कर्स, जो कि मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। जो फर्म्स स्पेशली वाइट कॉलर सर्विस सेक्टर में जो है, वाइट कॉलर सर्विस सेक्टर में मतलब जो कि क्लर्किकल जॉब होती है उनकी, कंप्यूटर पे बैठ के करते रहो, वाइट शर्ट पहन के जाओ आराम से, कोई गंदी होने का कोई चांस नहीं है, वो वाली जॉब्स वो फर्म्स बोलती हैं, वो सेक्टर बोलते हैं कि हम हायर नहीं कर पाते क्योंकि वर्कर्स की स्किल्स हैं वो हमें जो रेक्विजिट स्किल्स हैं, हमें जो स्किल्स चाहिए वर्कर्स में, वो मैच नहीं हो पाती। और वो इसका ब्लेम सीधा डालते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने हमारे स्टूडेंट्स की, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी है वो इतनी ख़राब कर दी है, उसको रटने वाली पद्धति से सब्स्टिट्यूट करके, जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने लेबर मार्केट पे। अगर फर्म्स वर्कर फाइंड नहीं कर पाती हैं विद रिक्विजिट स्किल्स जो उन्हें चाहिए अपनी फर्म को ग्रो करने के लिए, वो उन्हें हायर नहीं करेंगी। इट्स अ डेफिनेट थिंग, क्योंकि कौन ही अपना बुरा चाहेगा, सही है। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रही हैं अभी इंडिया, लेबर मार्केट फेस कर रहा है। पहली तो होगी फर्म्स की स्मॉलनेस, ग्रो नहीं करना चाह रहे, उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेस प्रोडक्टिविटी, एंड सेकंड इज स्किल डेफिसिट इन इंडिया इन वर्कर्स, ठीक है। अभी हम बात करें तो जो वर्कर्स हैं, हमने बताया पहले, एक डेटा पढ़ा कि 10 मिलियंस पर ईयर ग्रो हो रहे हैं, मतलब हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 10 मिलियंस पर ईयर बढ़ रही है, ठीक है। और जो पॉपुलेशन है वो ऐसे नहीं है कि अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स की तरह है, मतलब अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ही पढ़ी लिखी है, तो उसकी जो वो है मेंटालिटी है या फिर उनकी जो एस्पायरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो अपनी इकॉनमी ग्रो करी है काफ़ी कुछ डेकेड्स में, उससे तो और भी ज़्यादा उनकी बढ़ गई कि चलो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो मिलेगी हमें, और हायर जॉब्स मिलेंगी, सिक्योरिटीज़ भी मिलेंगी। इससे काफ़ी उनके अरमान काफ़ी बढ़ गए हैं जीडीपी ग्रोथ को लेके, बट उस हिसाब से नहीं मिल पा रही हैं जॉब्स। उन्हें फिर गिग वर्कर्स के रूप में काम करना पड़ रहा है, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेस अर्निंग है, उसमें काफ़ी मिनिमम वेजेस हैं। तो उनको कैसे सेटिस्फाई करना है वो नहीं कर पा रहे ऐसे कि हम नीचे काम करें। मतलब इतनी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर एक अपनी माइंड सेट भी होता है अपना कि हमें यहाँ वहाँ तक जाना है। खुद को जो पहचान लिया कि हाँ माइंड सेट हो गया कि वहीं तक जाना है हमें, तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते फिर नीचे। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, वो सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। अभी सॉल्यूशंस अभी इन्होंने बताए हैं कुछ, वो देखते हैं। ऑफ कोर्स लेबर मार्केट को लेकर बताए हैं। तो इन्होंने बोला है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टू स्केल अप देयर एम्बिशंस। मैं लिख देती हूँ सेंटेंस, लेबर मार्केट requires प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग है ना, फर्म्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, माइंड माई राइटिंग, डोंट माइंड माई राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग टू स्केल अप देयर एम्बिशंस, कि भाई अपने एम्बिशंस को थोड़ा हाई करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ। सोचो कि हमें इंटरनेशनल जाना है या फिर वहाँ तक जाना है, उनसे कॉम्पीट करना है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी एम्बिशन बढ़ेंगी, प्रोडक्शन आप बढ़ाओगे, ज़्यादा करोगे, तो जो जॉब्स हैं वो भी ज़्यादा क्रिएट हो पाएंगी एंड ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। एंड सेकंड इज़ एक्सपोर्ट की बात बताई है इन्होंने कि एक्सपोर्ट को बढ़ाओ जितना हो सके, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, क्योंकि देखा गया है कि जो फर्म्स एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं वो मोर प्रोडक्टिव होती हैं। मोर प्रोडक्टिविटी मीन्स नीड मोर वर्कर्स, मीन्स एम्प्लॉयमेंट। एंड एंड में उन्होंने बोला है कि अगर यंग वर्कर्स को उनके एम्बिशन और एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिली तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक कर्ज साबित हो सकता है, क्योंकि यूथ में बहुत एनर्जी है, उन्होंने कुछ सीखा है, बहुत एनर्जी है उनमें। तो अगर वो प्रोडक्टिविटी में नहीं निकलेगी, प्रोडक्टिविटी में या फिर कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं निकलेगी, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव वे में ज़रूर निकलेगी। तो वो करेंगे, फिर राइट्स करेंगे, अपना प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। तो इससे अच्छा है बढ़ाओ, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एम्बिशंस बढ़ाओ और आगे आओ, फर्म्स वगैरह इस्टेब्लिश करो, नए नए इनोवेशंस करो, आइडियाज़ लेके आओ, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। एक सेकेंड। सो दिस इज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन एंड डिस्कशन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आगे के ऐसे डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट इफ़ यू हैव सम एडिशनल न्यूज़ related to it, and thank you so much for watching. Thank you.